नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट लॉ। ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ के बाद कौन सा लॉ आएगा? सेकेंड लॉ आएगा। तुम लोग का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। सो न्यूटन सेकेंड लॉ विल सी, एंड लॉ विल से अबाउट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। वहां पर एक टर्म आता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो सब चीजों को पहले समझने के लिए पहले हमें समझ में आना चाहिए व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम समझ में आएगा, उसके बाद रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं व्हाट इज मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी और मोमेंटम ऑफ ए मास m in translatory motion, momentum of a mass m in a translatory motion is given by product of mass and velocity of center of mass। ये पार्ट आपका मिसिंग है बुक में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पार्ट बुक में मिसिंग है, क्योंकि आप लोग यूनिट बॉडी की बात कहते हो आप, नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कह सकते हो। अगर सिंगल बॉडी है, कोई बॉडी मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ मास में उतनी ही वेलोसिटी भाग रहा है। कोई कार भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर में, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो उतनी ही वेलोसिटी में भाग रहा होगा, इसलिए उस पार्ट को हाईलाइट नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई बॉडी अगर घूमता फिरता हुए जा रहा है तो उसका मोमेंटम देखने के लिए हमको कौन सा पॉइंट को देखना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को देखना पड़ेगा। और वो चीज की अहमियत तब आता है जब हम ट्रांस रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है, दोनों मिलके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? खैर, तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मास m इन ट्रांसलेटरी मोशन इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। p इज द मोमेंटम गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। क्या बन गया यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप कहोगे सर क्यों मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी कहते हैं? क्या है प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं है। आप उल्टा कह सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। समझ में आया क्या? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं, नहीं कि मोमेंटम का वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी है। क्योंकि आगे चल के देखेंगे ये बिकम्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, मास इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। जब कोई बॉल जाके आपको ठोकेगा, लगेगा बॉल, कितना जोर से आपको पेन करेगा, वो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बड़ा सा मास ज्यादा वेलोसिटी में जाएगा तो लगेगा। मान लो कोई पीस ऑफ थर्मोकोल बहुत ज्यादा वेलोसिटी में लगेगा, तब भी आपको पेन नहीं हो रहा है। So mass and velocity altogether give you this sense of pain when a body strikes you. So that quantity, how forcefully a body is moving, is called momentum. समझ में आया क्या? अच्छा, तो momentum of a body is given by the product of mass and velocity. अब आप तो आसानी से बता सकते हो momentum वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो दूसरा हुआ कि इट इज ए वेलोसिटी, इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर whose direction is same as that of velocity। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है मोमेंटम का वही डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? यस। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेस, momentum of a system of masses is given by vector sum of
इंडिविजुअल मोमेंटम्स, सबका मोमेंटम निकालो और जोड़ो। इंडिविजुअल मोमेंटम्स मैं इस पेज को दूसरे पेज में लेना चाहूंगा, थोड़ा सा जगह की कमी है। Momentum of a system of masses is given by the vector sum of individual momentums, सबका मोमेंटम निकालो और जोड़ दो वेक्टोरियली। मोमेंटम्स का प्लूरल होता है मोमेंटा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, अननेचुरली कंफ्यूजन होगा। मोमेंटम्स कहने का मतलब हुआ, अगर आपको दिया जाता है कोई केस कि यहाँ पे कोई एक मास है 2 kg का जो इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में, और इधर कोई एक मास है 4 kg का, ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में। कोई बात पूछेगा, बताओ व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो दोनों का मोमेंटम निकालो और जोड़ो। जो 2 kg है दैट इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, मतलब उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और 4 kg का ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन है, दोनों को आप पॉजिटिव ले लो तो ये क्या आएगा, पहले वाले का मोमेंटम हो गया 2 × 3 प्लस दूसरे वाले का मोमेंटम हो गया 4 × 1, टोटल मोमेंटम सो सिंपल है, 6 + 4 is 10 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड, सिंपली जोड़ दिए। अगर यही केस होता, सब कुछ वही होता, लेकिन केस में थोड़ा सा बदलाव आता। सपोज हम कहेंगे यही है वो केस, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, ये जो 4 kg था इधर नहीं जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, अब टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इट इज 2 × 3, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव लेंगे, ये उल्टे डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे, -4 × 1, तो हो गया 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हम किसी एक सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे, विल सी द ऑर्डिनरी सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल मासेस, सबका निकाल के जोड़ देंगे, तो किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। और अगर इनमें से कोई एक मास कुछ ऐसा मूव करता, आई एम गिविंग यू अनदर टिपिकल केस टू फाइंड आउट। सपोज हम कहेंगे ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में, कौन, एक 2 kg का मास, और यहाँ पर कोई एक 4 kg का मास है जो कि इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। पूछा है, बताओ व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर है, पहले वाले का मोमेंटम कितना हो गया, यू से 2 × 3, चलिए हम इसको x एक्सिस मानते हैं, ये y एक्सिस मानते हैं, इस डायरेक्शन इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं i कैप, तो लिखेंगे 2 × 3 i कैप प्लस 4 × 2 j कैप, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 6 i कैप प्लस 8 j कैप kg मीटर पर सेकेंड। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए 6² + 8² होल ओवर 10। तो कोई भी सिस्टम में अगर इंडिविजुअल मासेस का मोमेंटम हमें मालूम है, हम टोटल मोमेंटम निकाल सकते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गया, बढ़िया, यस वी अंडरस्टूड दिस। क्या बात कर रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ मासेस। अभी हम 2 पॉइंट देख चुके हैं, व्हाट इज, आई विल राइट लाइक दिस, नंबरिंग कर देंगे थोड़ा ठीक रहेगा। ये वाला तो हो चुका है, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, और अभी हम लोग इसके बाद देखें, ये था पॉइंट नंबर 3। अब हम जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4 पे। फॉर ए रिजिड बॉडी, in translational motion, बुक में ना सारा फॉर्मूला मिल जाता है लेकिन कंडीशंस नहीं लिखते हैं। फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में बता चुका हूँ, कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है कब कहते हैं, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बॉडी का हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर है तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। हर एक पार्टिकल का अगर एंगुलर वेलोसिटी बराबर है तो हम कहेंगे रोटेशनल मोशन, है ना। तो
कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो आप जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आप हाफ mv² लिख सकते हो। अब हाफ mv² लिख सकते हो तो हम कहेंगे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इट इज m² v²/m। यस, लिख सकते हैं। दैट इज mv का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर बाय 2m। p square is equal to 2m. Yes, so kinetic energy is given by the relation p² by 2m। बट कंडीशन याद रखना, हर जगह नहीं है, ओनली फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है, ये पेन को आप कैसे भी फेंक दो, इसका दो एंड के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, रिजिड बॉडी हुआ। तो फॉर ए रिजिड बॉडी दैट इन ट्रांसलेशनल मोशन, जैसे हम कहेंगे कि सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे है कोई डिस्क, ये जो डिस्क है मान लो ये डिस्क अपनी सेंटर में घूम रहा है। ऑब्वियसली यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पे जो पॉइंट है वो जितना स्पीड में जा रहा होगा, यहाँ पर जो पॉइंट है उतने ही स्पीड में इधर जा रहा होगा, जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा? यस, दे मस्ट बी मूविंग विद इक्वल एंड अपोजिट स्पीड। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक छोटा सा मास m इमेजिन करता हूँ और यहाँ पे इमेजिन करता हूँ, तो इसका मोमेंटम mv उधर को, इसका मोमेंटम mv इधर को, टोटल मोमेंटम हो गया 0। तो ऐसे हर एक पार्टिकल के लिए एक दूसरा पार्टिकल मिलेगा जिसका मोमेंटम एक दूसरे को खा जाएंगे। मतलब कोई पूछेगा ये डिस्क अगर घूम रहा है उसका मोमेंटम कितना है, आप कहोगे 0। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि उसका सेंटर मूव नहीं कर रहा है। हम क्या बोले थे? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग। तो ये डिस्क का मोमेंटम 0 है, लेकिन डिस्क घूम रहा है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? यस। तो मोमेंटम 0 है फिर भी काइनेटिक एनर्जी है। सर कैसे हुआ काइनेटिक एनर्जी इक्वल p²/2m? नो नो नो, सर नहीं बोले थे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल p²/2m। क्या बोले थे? ये होता है फॉर रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन, किसी दूसरे केस में ये हो नहीं सकता। इफ ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन देन ओनली इट कैन हैपन लाइक दिस। समझ में आया क्या? ओके, हेलो, हाँ नमस्कार, क्लास चलची। सो इट इज कमिंग आउट टू p²/2m। कंडीशंस याद रखना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? p/v/2v लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। बट फॉर्मूला p²/2m किसके लिए होता है? फॉर रिजिड बॉडीज। नेक्स्ट पॉइंट हुआ पॉइंट नंबर 5, चेंज इन मोमेंटम of a body is given by delta p, change in momentum, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और ये वेक्टर होने के कारण हमें वेक्टर डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा कभी शायद बचपन में हम लोग पढ़े थे, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? होता है a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ये हो गई, ये था फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर आपको फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मालूम है तो यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। क्या मेरी बात समझ में आया? तो ये था व्हाट इज मोमेंटम एंड व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम was fired at 90 km/h
फाइंड मोमेंटम इन MKS सिस्टम। पूछा इसका मोमेंटम बताओ। कोई बुलेट दिया है जिसका मास 50 ग्राम है, छोटा सा बुलेट है, बड़े जोर से मारा गया है 90 किलोमीटर पर आवर, तो आपको मोमेंटम निकालने के लिए करना पड़ेगा मास इनटू वेलोसिटी। क्या आपको इसका मास मालूम है? अरे वो तो दिया हुआ, हाँ वो दिया तो है, लेकिन हमें पूछा गया आंसर इन MK सिस्टम, मतलब इसको केजी में कन्वर्ट करना है। इट इज 50/1000, 1/20. इट इज कमिंग आउट टू बी 1/20 kg। और वेलोसिटी दिया गया है, कितना दिया गया वेलोसिटी? इट इज 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे? 90 इंटू 5/18, इट इज 25 मीटर पर सेकंड। क्या आप मोमेंटम बता सकते हो? यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इट इज 1/20 मल्टीप्लाइड टू 25 इज नॉट इट 5/4 और 1.25 kg मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? 1.25 kg मीटर पर सेकेंड। थोड़ा फील करो, 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 25 मीटर पर सेकेंड में कोई बुलेट अगर आपको लगेगा, नहीं तो क्या होगा? डिपेंड करता है कहाँ पे लगेगा, सही नहीं? हाँ, अब देखो इसका मतलब यू मस्ट फील कि 1.25 kg मीटर पर सेकेंड का एक मोमेंटम कितना दर्दनाक हो सकता है। चाहे वो 50 ग्राम का बुलेट 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाके आपको लगेगा, आपको जितना दर्द होगा, 100 ग्राम का बुलेट 45 किलोमीटर पर आवर में जाएगा, लगेगा तो आपको उतना ही दर्द होगा, बिकॉज द मोमेंटम विल बी 1.25 kg मीटर पर सेकेंड। So the pain you get is because of the cumulative effect of mass and velocity। दोनों मिलके आपकी दर्द की कारण बन रहे हैं, सिर्फ मास या सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, है ना? ठीक है, तो ये 1.25 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसा कहेंगे कि टॉम एंड जेरी, देखे हो ना? नहीं देखे, सुने हो? अच्छा। आर रनिंग विथ सेम मोमेंटम whose kinetic energy is more। किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? टॉम एंड जेरी दोनों बराबर मोमेंटम में भाग रहे हैं। टॉम कौन होता है? बिल्ली, और जेरी होता है चूहा। हाँ, इतना तो जानकारी है कि बिल्ली का मास चूहे से ज्यादा है। और हमें मालूम है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? इट इज गिवन बाय p²/2m। p दोनों का बराबर है, तो जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। एज मास ऑफ जेरी इज लेस, it has greater kinetic energy। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if mass remaining same, momentum of a body is increased by 20%, increased by 20%, what will be percentage increase in kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा बताओ? वेलोसिटी को 20% बढ़ा दिए, सॉरी मोमेंटम को 20% बढ़ा दिया। बात एक ही हुआ, मास रिमेनिंग सेम, 20% बढ़ा दिए तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ जाएगा? चलिए
मैं ही करता हूँ, समय थोड़ा कम है तो मैं कर लेता हूँ। ओके, नाउ टाइम इज यस। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, हम जानते हैं कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या था, इट वाज P1 का स्क्वायर बाई 2m, ये था फॉर्मूला। अच्छा, फिर बाद में क्या हो गया, मोमेंटम बढ़ गया, कितना 20%, मतलब अभी मोमेंटम कितना हो गया 20% मोर देन P1, मतलब पहले था P1 अब बढ़ गया 20% ऑफ P1, और ध्यान से देखो तो इट इज 1.2 P1, मास तो वही रहा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा सेकेंड केस में, इट इज मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, मास तो वही था, तो P2 है 1.2 P1, सो इट इज 1.2 P1 का स्क्वायर बाई 2m, 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44 P1 स्क्वायर बाई 2m, बट P1 स्क्वायर बाई 2m क्या था Ke1, so what you observe here that by increasing the momentum by 20%, the kinetic energy has, new kinetic energy has become 1.44 times initial kinetic energy, क्योंकि ये क्वांटिटी तो फास्ट काइनेटिक एनर्जी था, तो व्हाट यू से काइनेटिक एनर्जी 1.5 होता, 1.5 टाइम्स हम कहते क्या 1.5 गुना हो गया, मतलब 50% बढ़ गया, अब कितना परसेंट बढ़ गया है 44%, सो क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 44%, अगर मोमेंटम को 20% बढ़ाया जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 44%, क्या मैं समझा पा रहा हूं? Yes. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, here is a 2 kg mass moving with something like say 4 meter per second. Here is a say 4 kg mass moving with say something like 2 meter per second. Find total momentum and total kinetic energy of the system. ये पूरा सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या है बताओ, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ, ऐसे पूछा। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैन वी राइट टोटल काइनेटिक एनर्जी जो निकला that is equal to total momentum का स्क्वायर बाई 2m, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? सर टोटल एक्सप्लेन, टोटल काइनेटिक, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आंसर तो कोई भी निकालेगा फॉर्मूला डाल के। एक्सप्लेन व्हाई, आपको बताना है, यहाँ पे टोटल मोमेंटम निकालना सबको आता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी को निकालना सबको आता है, और मैं थोड़ा सा अभी क्वेश्चन में बदलाव लाना चाहूंगा। आई विल मेक ए लिटिल चेंज, थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन में। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मास था 4 kg, इसको मैं क्या कर देता हूँ, आई मेक इट समथिंग लाइक 1 kg, और ये इधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड में, थोड़ा सा क्वेश्चन में मसाला डालने के लिए मैं इसको इधर से भगाया और मैं इसको इधर को कर दिया 1 मीटर और 2 मीटर पर सेकेंड में। I hope you understand the question now. 2 kg and 1 kg are moving towards each other with 4 meter per second and 1 meter per second. You are to find out what is the momentum of the system and what is the kinetic energy of the system. दोनों चीज आपको निकालना है और चेक करना है कि आप ऐसे लिख सकते हो, total kinetic energy is equal to total momentum का square by 2 into total mass. Why? Yes या no कुछ आएगा, yes लिखेगा तो why, no लिखेगा तब भी लिखो why.
चलिए समझते हैं। अगर हम उल्टे तरीके से सोचेंगे, चलो पहले सोचते हैं क्या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कब होता है फॉर रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन। क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है? हाँ है। क्या ये रिजिड बॉडी है? किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो हम रिजिड बॉडी कहेंगे। अगर ये पूरे को हम सिस्टम मान लेंगे तो क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, तो इट्स नॉट ए रिजिड बॉडी, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है? अगर मैं बोलता कि ये भी 1 मीटर पर 1 kg का है लेकिन इधर को जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, तब दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है कि नहीं? तब होता। ध्यान से देखो, अगर ये 1 kg मास इधर को चलता टू राइट को कितने 4 मीटर पर सेकेंड में, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता। लेकिन ये इधर आ रहा है या फिर इधर कोई दूसरा वेलोसिटी में जाता, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बदल रहा है। फॉर रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन, ये नाम खाली पी स्क्वायर बाय 2m याद रखने से नहीं बनता है, कंडीशंस यू मस्ट नो। समझ में आया? तो चलिए अब निकालते हैं बारी बारी से सारा चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि बात क्या हो रहा है, और देख रहे हैं कि ये हमारा केस में क्या ये कंडीशन वैलिड होगा? नहीं होगा। व्हाई? इट इज नॉट ए रिजिड बॉडी। चलो चेक करके देखते हैं। विश्वास किसी को नहीं करना है, साइंस है भाई, हलवा थोड़ी है कि कोई बोल दे हम विश्वास कर लेंगे। चलो निकालते हैं टोटल मोमेंटम। क्या हम बता सकते हैं टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले मोमेंटम तो निकालो, मैग्नीट्यूड देखेंगे। मोमेंटम कितना है? 2 kg का 2 × 4, और ये 1 kg उल्टा आ रहा है तो लिखेंगे -1 × 2 एंड इट इज कमिंग 8 - 2 इज 6 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी तो वही होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे भी तो वही होगा, नहीं? ये हो गया 6 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी टोटल। अब काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी किस्म की एनर्जी आप जानते हो सारे स्केलर क्वांटिटी है। हीट एनर्जी, उसका कोई डायरेक्शन है नहीं। अच्छा, समझ में आ गया? बताओ 2 kg वाले का काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट है कि टुवर्ड्स राइट है? 2 kg वाले का टुवर्ड्स राइट है। अभी अभी बोले कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है, उसके बावजूद टुवर्ड्स राइट। मतलब दिमाग है कि दही है अंदर, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये 1 kg का काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? कुछ लोग बोलेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, किधर को है 1 kg का काइनेटिक एनर्जी? नहीं है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को जोड़ दो, 1/2 4 स्क्वायर इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, तो कितना हो गया ये? इट इज 16 प्लस इट इज कमिंग 2, इट इज 18 kg 18 जूल्स। क्या हम ये रिलेशन देख सकते हैं? पी स्क्वायर बाई 2 × मास टोटल, पी स्क्वायर हो गया 36 बाई 2 हो गया 18, और मास कितना हो गया 3, 18/3 हो गया 6। मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। व्हाई यू कैन नॉट राइट लाइक दिस? बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल फॉर रिजिड बॉडीज। ये रिजिड बॉडी नहीं है, रिलेशन इज नॉट वैलिड। एज सिस्टम इज नॉट रिजिड। ये सिस्टम जिसके बारे में हम बात करें वो रिजिड नहीं है। रिजिड होता तो वैलिड हो जाता। रिजिड कब कहेंगे? दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, दोनों मास सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड में जाते इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, तो हम उसको रिजिड बॉडी कह सकते हैं, नहीं? तो फिर ये वैलिड हो जाता। अब ये वैलिड नहीं है। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, बात करते हैं हमें अगली। A ball of mass 2 kg, कोई बॉल था, ये किसी एक फ्लोर को मारा और जंप करके गया। लेट मी ड्रॉ फिगर्स। कोई बॉल था, वो ऐसा आया और चला गया कुछ ऐसे। The ball goes like this। आया तो ऐसे, गया लेकिन ऐसे।
सपोज ये बॉल आया ऐसे, कितना स्पीड में, हम कहेंगे चलो मानते हैं द बॉल कम्स विथ स्पीड ऑफ समथिंग लाइक 6 मीटर और 8 मीटर पर सेकेंड, और इधर गया क्या स्पीड में, द बॉल गोज इन दिस डायरेक्शन, टकराने के बाद विथ 6 मीटर पर सेकेंड, और दिया कि एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, ऐसा करके दे दिया। पूछा है कि बॉल अगर वॉल के साथ, फ्लोर के साथ टकराया और गया तो बॉल टकराने के बाद छोटा थोड़ी हो जाता है, ये बॉल तो जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहेगा। चलो ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं। नाउ द बॉल स्ट्राइक्स एंड बाउंसेस, ए बॉल ऑफ मास 2 kg strikes a floor and moves as shown. Find magnitude of change in momentum. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है भैया। तरीका मालूम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, नहीं तो सीधे सीधे करें। फाइनल मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी, ये 2 kg का था, 6 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था, 2 into 6 that is 12 kg मीटर पर सेकेंड। Initial momentum was 2 into 8. It is 16 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर है, एंगल बिटवीन P फाइनल वेक्टर एंड P इनिशियल वेक्टर, कोई बताएगा क्या है एंगल? ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन, नहीं, ये वेक्टर के साथ ये वेक्टर का हेड डायरेक्शन क्या होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90। सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज क्लियरली सीन टू बी 90 डिग्री। अच्छा, तो फिर हमें क्या चाहिए था? चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, नहीं, और निकालने का तरीका क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर प्लस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फाइनल मोमेंटम इंटू इनिशियल मोमेंटम इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो कॉस 90 हो गया 0, तो ये क्वांटिटी गायब हो गया, बच गया क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल ओवर। ये कितना है? 12, ये कितना है? 16, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होल ओवर इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। सो द चेंज इन मोमेंटम हैज ए मैग्नीट्यूड 20 kg मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस, ये बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। बताना आपको है, ए बॉल ऑफ मास 2 kg strikes a wall normally with 8 meter per second and bounces back with 6 meter per second. Find magnitude of or magnitude and direction of change in momentum. अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे? विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, मतलब टूवर्ड्स द वॉल, विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वॉल। टूवर्ड्स द वॉल है या फिर
अवे फ्रॉम वॉल है, ये बताना है विथ रिस्पेक्ट टू 1। दिया क्या कि एक वॉल था, किसी ने बॉल फेंका, बॉल आया, बॉल आके टकराया, टकरा के वापस गया। आया कितने स्पीड में आया? 8 मीटर पर सेकंड में। इट केम 8 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा प्यार से बनाया जाए। बॉल आया ऐसा, टकराया, वो वापस गया। आया वो 8 मीटर पर सेकंड में और गया वो 6 मीटर पर सेकंड में। बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल? नहीं। चलिए सॉल्यूशन बनाइए। फाइनल मोमेंटम क्या है? इससे वेक्टर कैसा था? इधर को था। ये मास कितना है? 2 kg का। सो 2 into 6 I kept because it was in the direction of positive x axis। अच्छा, P इनिशियल क्या हो जाएगा? It was 2 into 8 but it was like this, so write minus I kept। Change in momentum is final momentum minus initial momentum। साइन पे ध्यान देना बेटा, कितना हो रहा है? फाइनल हो गया 12 I kept minus 16 yes minus 16 I kept। समझ में आया? तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये 28 I कैप kg मीटर पर सेकेंड। मतलब डायरेक्शन क्या है? I कैप मतलब टुवर्ड्स द वॉल और अवे फ्रॉम द वॉल लाइक दिस। चेंज इन मोमेंटम ऐसा हुआ। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। चेंज इन मोमेंटम इज 28 I कैप kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम छोटी छोटी चीजें हैं, तुम लोग क्लास में पढ़े होगे, माइनर क्लासेस में भी ये सब नहीं। हाँ वेक्टोरियल नहीं पढ़े थे, अब थोड़ा वेक्टर का तड़का देके करना है दोबारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ से कोई एक बॉल जिसका मास है m, इसको u स्पीड में फेंका गया और थीटा एंगल में फेंका गया। तो ये बॉल कुछ गया ऐसे स्विंग करके, जब वो हाइट पॉइंट में पहुंचा तो कुछ ऐसा जा रहा होगा। नहीं पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम of the ball। बॉल का चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ। कब तक? when it reaches the height position। तो फिलहाल थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि वेक्टर यूज हो रहा है, आगे चल के और भी आसान हो जाएगा। और इसको आसान बनाने के लिए ही तो न्यूटन बोले, क्योंकि अभी तक हम लोग न्यूटन लॉ को यूज नहीं किए हैं। बोला कि जब वो हाइट पोजीशन में पहुंचेगा तब उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? यहां से फेंका गया था m मास को u वेलोसिटी में, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या है? आप क्या करोगे? यू विल कंसीडर ए कन्वेंशनल x एक्सिस एंड y एक्सिस एट हाइट पॉइंट। क्या आप बता सकते हो हाइट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होता है? हाँ जीरो होता है। क्या होता है हाइट पॉइंट में वेलोसिटी? कोई चीज को u वेलोसिटी में फेंके थीटा एंगल में तो u cos थीटा। वेरी गुड। सो इट इज, इधर कुछ लोग जीरो बोल रहे थे तो मैं आपको बता दें। हाँ तो हाइट पॉइंट में मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम, इट इज m u cos थीटा, और वो इधर को है तो आई कैप लिख देते हैं।
इनिशियल मोमेंटम क्या था, अब इसका कोई x कंपोनेंट था, कोई y कंपोनेंट था। x कंपोनेंट के चलते m इंटू यू एक्स आई कैप प्लस m इंटू यू आई जे कैप, क्योंकि m इंटू v होता है और v यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप। यू एक्स का वैल्यू आपको मालूम है, इट इज यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। आपको निकालना था चेंज इन मोमेंटम, निकाल के देखो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या मिला, दिस माइनस दिस करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस करना है, ध्यान रहे, तो क्या मिलेगा आंसर, माइनस, नो कोई आंख के चलते गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम यू साइन थीटा, डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जे कैप, मतलब डाउनवर्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल करना है, भूलना मत, इनिशियल माइनस फाइनल कर दोगे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। गॉट इट? तो चेंज इन मोमेंटम इज माइनस एम यू साइन थीटा, माइनस साइन सेज द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। बढ़िया, कितने सारे चीज हम लोग आज देख लिए, मोमेंटम देखे, चेंज इन मोमेंटम देखे, नहीं? अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, सोचो और बताओ। एक कार and a truck were moving with same kinetic energy. Car and a truck were moving with same kinetic energy. If they apply brake and stop, then whose change in momentum will be more? किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, will be more? ट्रक और कार दोनों बराबर काइनेटिक एनर्जी में जा रहे थे, दोनों ब्रेक लगाया और रुक गए, किसका चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका मोमेंटम ज्यादा था? दोनों का फाइनल मोमेंटम जीरो है, रुक गए, जिसका इनिशियल मोमेंट ज्यादा होगा उसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, है कि नहीं? आप जानते हो कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम है और मोमेंटम है इन जनरल, इट इज गिवन बाय, आप ये जानते हो कि ये फॉर्मूले से लगा दो, आप ऐसे कह सकते हो, वी नो दैट, ये जनरली हम लोग लिख देते हैं, नहीं मालूम होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाई 2m, और इससे पता चल रहा है कि मोमेंटम इज 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट ओवर, मतलब जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। किसका मास ज्यादा है, ट्रक का कि कार का? ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है, तो अब ट्रक का मास ज्यादा है तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है, कार का मोमेंटम इनिशियली कम है, दोनों रुके, दोनों का फाइनल मोमेंटम बराबर है। इनिशियली ट्रक के पास ज्यादा मोमेंटम था, फाइनली दोनों के पास बराबर मोमेंटम था, तो चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा हुआ, ट्रक का, है ना? एज बोथ हैव सेम फाइनल मोमेंटम, and truck has more initial momentum
देयरफॉर किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा? डेल्टा पी इज मोर फॉर ट्रक। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हैं? बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको इसका आंसर को चैनल में देना है। यहां पर कोई एक वाल है और आपने 3 बुलेट को फायर किया। ये पहला बुलेट, तीनों बुलेट एक जैसे हैं, है ना? और ये दूसरा बुलेट, तीनों बुलेट एक जैसे हैं। तीनों बुलेट का, अब मैं 3 बुलेट क्यों ड्रॉ कर रहा था जब मैं एक करके 2 बना सकता था? और एक बनाया 2, दूसरा यस, तीसरा। अब ये 3 बुलेट का मास बराबर है, तीनों पूरा बड़े जोर से फायर किया गया, तीनों रेड हॉट फॉर्म में है, अभी उड़ने के लिए तैयार है। अब जैसे तीनों बुलेट को फायर किया गया, कितने स्पीड में? तीनों को बराबर स्पीड में फायर किया गया, यू में, इसको भी यू में, इसको भी यू में, तीनों का मास भी बराबर है। अब हुआ क्या? एक बुलेट तो घुसा इसके अंदर, घुसने के बाद वो सीधा निकल गया इधर, पार करके निकल गया। क्या स्पीड में? स्लो हो गया होगा, u/2 स्पीड में निकल गया। The bullet comes out on the other side with a speed u/2। समझ में आया? ये बुलेट निकल गया। दूसरा बुलेट भी गया उतने ही जोर से, लेकिन बेचारा जाके इसी में फंस गया, it could not come out। तीसरा बुलेट जो यहां से गया वो जाके टकराया इसके साथ, लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ? वहां पर कुछ फंस गया किसी के साथ, तो ये उल्टा घूम के वापस आने लगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बुलेट गया और ये वापस आ गया, क्या स्पीड में? u/2। तीनों बुलेट का नाम दे देते हैं A, B, C। चेंज इन मोमेंटम ऑफ व्हिच बुलेट इज मैक्सिमम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ व्हिच बुलेट इज मिनिमम, ये आपको बताना है। कौन सा बुलेट का चेंज इन मोमेंटम मैक्सिमम है, कौन सा बुलेट का चेंज इन मोमेंटम मिनिमम है, और बीच में कौन रहेगा बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको देना है आंसर में, चैनल में, कि कौन सा बुलेट का चेंज इन मोमेंटम इज मैक्सिमम एंड व्हिच बुलेट है चेंज इन मिनिमम चेंज इन मोमेंटम। सबका मोमेंटम बदला है, ये u में जा रहा था, u/2 बन गया। अच्छा, ज्यादा छोटा बन गया तो दिखेगा नहीं, तो ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हिच बुलेट हैज ग्रेटेस्ट चेंज इन मोमेंटम, ग्रेटेस्ट चेंज इन मोमेंटम, कौन सा बुलेट का चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा? बताओ। क्या आप इस क्वेश्चन को सोच के बता सकते हो आंसर? थर्ड वाले का सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका? फर्स्ट वाला का सबसे कम। इतना जल्दी कैसे बता सकते हो? जो भी है चैनल में लिखो इसका आंसर, जस्ट राइट द आंसर इन चैनल। बीच वाला का चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। अरे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंधा है कि गधा है? हाँ, तो क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम देखना है, कौन सा केस में चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। एवेलुएट फॉर योर आंसर इन द चैनल। फिर मिलेंगे अगले क्लास विद द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।